जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको मालूम है कि मंडे का जो हमारा शो होता है वो होता है स्पेशली सेलिब्रिटी के लिए। हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे सेलिब्रिटी गेस्ट यहाँ पर आते हैं और ये जो आप जो सोफे की सेटिंग देख रहे हैं, जो आप मेरा सेट देख रहे हैं, दिस इज नॉट माई सेट, ये मेरा ड्राइंग रूम है। हमारे मेहमान आते हैं, हम उनसे गप लगाते हैं, दिल की बात करते हैं, फिर इनको नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ 2 घंटे बाद रुखसत भी कर देते हैं। वैसे मतलब ये तो ऑफ कोर्स टाइम का आपको पता ही है कि टाइम हमारे पास ऐसा होता है कि मैं 2 घंटे में रुखसत करना पड़ता है, वरना अपना वाकई घर हो ना तो फिर तो आप कहते हैं मेहमान 4 घंटे बैठे, 5 घंटे बैठे। कुछ मेहमान ऐसे आते हैं कि वाकई जब शो यहाँ पे ख़त्म होता है तो हमारे उनके साथ गप्पे लगती रहती है और हम कहते हैं भाई असल शो तो अब शुरू है हमारे साथ। तो ये मुझे सबसे प्यारी बात लगती है कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो जो बात कहते हैं वो दिल से कहते हैं। और हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में आर्टिस्ट में 2 किस्म की बड़ी खुसूसियात हैं। एक वो आर्टिस्ट होते हैं जो कि आते हैं, आते साथ ही लोगों को क्लिक कर जाते हैं और छा जाते हैं और लोगों को बड़े पसंद आ जाते हैं, भाई क्या कमाल एडिशन हुआ है हमारी इंडस्ट्री में। एक वो आर्टिस्ट होते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आर्ट के थ्रू, अपने क्राफ्ट के थ्रू अपना काम मनवाते हैं। आज के जो मेरे दोनों सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनकी अच्छी बात यह है कि वो आए, आते साथ वो क्लिक भी कर गए, छा भी गए, लोगों को बहुत पसंद भी आए, और उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वो रुके नहीं, वो ठहरे नहीं। उन्होंने वक्त के साथ साथ अपने क्राफ्ट में, अपने काम में मैच्योरिटी भी दिखाई। मुझे इन दोनों सेलिब्रिटीज़ की जो सबसे अच्छी बातें लगती है ना वो ये कि वो जो अपने कैरेक्टर में डूबते हैं ना और जब अपने कैरेक्टर से जस्टिस करने की कोशिश कर रहे थे तो वो उनकी हरगिज़ ये कोशिश नहीं होती कि मैं ये देख लूँ कि भाई मैं खूबसूरत लग रहा हूँ या नहीं लग रहा, कि मैं कैसी लग रही हूँ। उन्होंने अपना कैरेक्टर निभाया है जो कि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जी जनाब, तो वी हैव विद अस अली अब्बास एंड मंशा पाशा। अस्सलाम वालेकुम जनाब एंड वेलकम टू माय शो। फाइनली जनाब, क्योंकि हम मंशा के पीछे बहुत अरसे से पड़े हुए थे और हम चाह रहे थे कि साथ में हमारे भाई भी आज इमरान, लेकिन उनकी सुबह कोर्ट में पेशियां, आई मीन क्योंकि भाई साहब हमारे वकील हैं। जी तो और फिर इनका भी एग्जैक्टली यही सीन था, हम भी बड़ी देर तक उनको फॉलो करते रहे। फाइनली अली भी आज हमारे शो में आ गए। भाई शो में आपको एक बार फिर से मैं खुश आमदीद कहूँगी और एक अच्छा सा जो सवाल जो आपसे बहुत दफ़ा किया जाता होगा वो ये कि व्हेन यू एंटर्ड, मतलब आपका तो था ही, कार्ड्स में था, सितारों में था, दैट यू हैव टू एंटर द इंडस्ट्री बिकॉज अब्बा और बाकी फैमिली में भी सारे थे बड़े बड़े नाम, दादा तो खैर बहुत ज़बरदस्त बड़ा नाम। आपके दिमाग में वैसे क्या था, अपनी मर्जी से आए थे या फिर इम्प्रेस होके आए थे कि हाँ? नहीं, मैं बिल्कुल 100% अपनी मर्जी से आया था। इनफैक्ट मेरे अगर आप कहें कि वो बाय बर्थ कार्ड्स में नहीं लिखा हुआ था कि हमारे घर का माहौल बिल्कुल अलग था। हम टिपिकल पंजाबी फैमिली थे, लेकिन लाउड होने के अलावा हम में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था कि वो फिल्मी बैकग्राउंड से होता है। वी weren't allowed to, सख्ती होगी ना। सख्ती से मुराद ये कि वी weren't allowed to visit PTV या फिल्म स्टूडियोज, ऐसा कुछ नहीं था। हमें वो जहाँ एक्सेस था और वहाँ पे जाना अलाउड नहीं था, अलाउड ही नहीं था हमें। और जब अच्छे थिएटर प्लेज होते थे तो वो कभी कभी हम फैमिली के साथ जाया करते थे, बट अदरवाइज रुझान नहीं था। बचपन से पढ़ाई की तरफ फोकस करवाया गया था। सो ये सारा कुछ अपने ओन पे ही हुआ जैसे भी हुआ। और जब बिल्कुल ज्वाइन किया था तो दिमाग में क्या था कि बस आए हैं तो बस के बाद रह जाना है या फिर बस? अनसर्टेनिटी तो होती है ना जब आप आते हैं यहाँ पर। आई एम श्योर मंशा भी एग्री कर सकती होंगी इस बात के साथ, बिकॉज यू नेवर नो। हर 10 साल के बाद ना इंडस्ट्री के ट्रेंड्स चेंज होते हैं। जिस वक्त मैं आया था बैक इन 2013 तो तब सुपरस्टार्स थे बहुत सारे मौजूद जो आज लेजेंडरी स्टेटस पे हैं, और जगह नहीं थी। तो बहुत ही 6 दिन का काम, 10 दिन का काम, 8 दिन का काम, उस तरह के काम मिलते थे। वो अनसर्टेनिटी तो थी ही, बट एक फेथ था कि यार लगे रहेंगे तो शायद कुछ बन जाए। देयर वाज नो अदर चॉइस। तो फिर इस वजह से ये खुद अपने माइंड में था कि देयर इज नो अदर चॉइस। ये तो हमेशा से था। हालांकि मैं भी वकील हूँ, आई वाज अ कॉर्पोरेट लॉयर फॉर अ ईयर, बट वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया था मैं, सारी कश्तियाँ जला के। सारी कश्तियाँ। मंशा, आपके माइंड में क्या था? पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरे फैमिली में तो कोई भी नहीं है विद इन दिस फील्ड। मेरे बहुत अम्मी अब्बू दोनों डॉक्टर्स और बहनें जो है, एक मार्केटिंग में, एक लॉयर है मेरी यूके में, और सो देयर वाज नोबडी। बट आई थिंक मेरा बचपन से इसी तरफ रुझान था, बिकॉज आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन कि यू नो ये जो
फिल्मी दुनिया है और स्टोरी टेलिंग बेसिकली हर चीज़ जिसका कुछ ना कुछ हिस्सा कहानी सुनाने में था ना, उसमें मेरा बड़ा रुझान था। तो मेरी अम्मी बचपन में मुझे देख के डर जाती थी कि अल्लाह ये मुझे लगता है ये तो एक्ट्रेस बनेगी। और डर जाती थी ये सोच के कि क्योंकि यू नो उस जमाने में ऐसा नहीं था। मैं तो बड़ी भी हैदराबाद में हुई थी विच इज़ अ स्मॉल सिटी, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कुछ वो अनोखा ही था कि मतलब बेटी एक्ट्रेस बनेगी, यू नो। तो मतलब कहते हैं डॉक्टर के घर तो वो जो बच्चा पैदा ही होता है ना, तो वो बच्चा पैदा ही डॉक्टर ही पैदा होता है। वो कहते हैं डॉक्टर्स के घर तो बच्चा डॉक्टर ही होगा ना फिर आगे जाके, तो वो उसमें मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं आज भी कहती हूँ कि कोई मुझे हाई ब्लड प्रेशर, लो कुछ फर्क नहीं पता। कोई कहेगा ना मुझे ये हो रहा है, मैं कहूँगी इसका क्या मतलब है, मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि वो इतनी लेवल ऑफ डिपेंडेंसी है कि अम्मी से पूछ लिया, अब्बू से पूछ लिया जब वो जिंदा थे, या बहन एक डॉक्टर है मेरी, उससे तो मुझे तो 0/0 है, बिल्कुल नो नॉलेज डॉक्टरी का और मेडिकल का कुछ भी नहीं। अच्छा, और कैसे मतलब एंट्री हुई कैसे थी? एक्चुअली एंट्री तो ऐसे हुई थी कि मैंने बाहर पढ़ाई की थी और जब मैं वापस आई थी तो फिर आई स्टार्टेड वर्किंग बिहाइंड द कैमरा। और मैं अदनान भाई मुझे हर दफ़ा याद दिलाते हैं और मैं भी लोगों को बताती हूँ कि वो जो है उन्होंने सबसे पहले ये लोगों के कान में भी डाली थी और मेरे भी जहन में डाली थी कि इसको तुम क्या कर रही हो, तुम्हें एक्ट्रेस होना चाहिए, तुम्हें एक्ट्रेस होना चाहिए। तो या तो क्योंकि आप देख रही थी प्यारी लड़की, अरे भाई तुम क्या कैमरे के पीछे करी, तुम्हारा शॉट है। नहीं नहीं जी, मैं तो प्रोडक्शन में हूँ। और मुझे था भी नहीं कि मुझे तो लगता था शायद मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर भी नहीं पाऊंगी, बट वो अल्लाह का शुक्र है कि इज्जत रह गई। इज्जत रहेगी। और वही मैं आप लोग के आने से पहले भी ये बात कही थी कि हमारे यहाँ अच्छी बात ये, और जो आप दोनों की अच्छी बात ये है कि वो रुके नहीं ना, वो जब विद द पैसेज ऑफ टाइम के आपके एक्ट में, आपके क्राफ्ट में और मेच्योरिटी आती रही। अच्छा, वैसे बचपना कैसा था आपका? शायद था जैसे इनको तो बचपन से अम्मा को पता था कि वो परेशान थी कि लड़की मेरी एक्ट्रेस निकलेगी। आपके घर वाले आपको बचपन में देख के क्या कहते थे कि ये क्यों पैदा हो गया यहाँ पे? क्या बात है? मैं बहुत शरारती और बहुत ही बाकियों से डिफरेंट था। तो जितने मेरे कजन्स थे उनके साथ जरा दोस्ती तो सबके साथ जाहिर है कजन्स के साथ होती है, बट मैं थोड़ा सा नोटोरियस साइड पे था। तो मेरे घर वाले बहुत परेशान रहते थे। मेरे नुकसान करते थे घर वालों का? सबका बहुत ही आई थिंक वो बचपना तो मतलब बचपना तो सबका प्रीटी मच सेम ही होता है, बट थोड़ा सा जो आप जिसको कहेंगे टीन एजेस में जो उसका बचपना होता है वो बहुत खतरनाक। कुछ बच्चे ऐसे ना, कुछ बच्चे जरा खामोश तबा होते हैं, कुछ बड़े शरारती होते हैं, कुछ बड़े आजकल चंट बच्चे होते हैं। मैं शुरू से बहुत बात होनी है। मैं इतनी सुबह जरा थोड़ा वक्त लगेगा, मेरा ख्याल है 10 बजे तक आंखें खुल जाएंगी, दिमाग खुल जाएगा, चलने लगेगा। तो अच्छा मुझे बताएं कि फिर वैसे कुट पड़ी है आपको कभी? कुट ऐसी कुट, सही आपने लफ्ज यूज किया। हाँ, वो हम पंजाबी है ना, तो हमारे यहाँ बच्चों को मारते नहीं है, चपेड़ नहीं होती, कुट होती है। कुट पहनती है। हाँ जी। तो बहुत कुट पड़ी मुझे। मेरी वालदा से बहुत कुट पड़ी, वालिद से एक दो दफा यादगार वाली पड़ी। हाँ, वो एक दो दफा ही पड़ी है बस, वो यादगार है। वालदा से तो रोज झाड़ू जूती। घर हमारा जो आबाई घर है वो बहुत बड़ा था, तो वो उसमें सर्कल अराउंड करता रहता था, मैं भागता रहता था, वो मेरे पीछे पीछे भागती थी। और दादी और फुप्पोएं और सब बचाने की कोशिश कर रहे होते थे, लेकिन पता नहीं कुछ। अच्छा, अम्मा वैसे नहीं भागती, लेकिन बच्चों के पीछे जूती के साथ चप्पे। एक दफा मुझे भी याद है, अम्मी को हमारे बहुत गुस्सा आया और हम 4 बहनें। अच्छा, किसी एक ने भी शरारत की ना, ये सबसे अजीब सा रूल था कि थप्पड़ सबको पड़ेगी। अरे भाई हमने तो की नहीं, हमें क्यों? उसमें जो है हम भाग रहे हैं, हम बेड के ऊपर छलांग, तो अम्मी भी बेड के ऊपर छलांग। अरे वैसे तो कभी नहीं, इसमें जो एक एनर्जी आ जाती है ना। हमारी वालदाओं को ओलंपिक्स में जाना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, इसके अलावा क्रिएटिव बड़ी थी ना टॉर्चर करने में। तो एक घर में ना एक छोटा सा कमरा मुझे लगता है कि म्यूजियम बना देना चाहिए, जिसमें कि अम्मी ने क्या क्या ताने दिए वो दीवारों पे लिख देना चाहिए, फिर अम्मी ने किस किस चीज से कूटा, वो तमाम चीजें जो है ना। वो आपकी अम्मी वैसे कितनी क्रिएटिव थी? आपने झाड़ू बताया, झाड़ू तो चले, झाड़ू जूते, एक दफा हैंगर भी था। हैंगर बिल्कुल, हैंगर जो चीज देसी हाउस होल्ड में तो लोग माए, मुझे लगता है इसलिए हैंगर देख भी रहती है ना खरीदते हुए कि कलकलाई मारने भी है। फर्क, जनरेशनल फर्क वैसे तो बहुत सी बातों से पता चलता है, लेकिन इस बात से बहुत मेजर एक फर्क आया है कि आपके पेरेंट्स जो है वो ऐसा नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, ये हालांकि हमारे बच्चे तो ये भी नहीं कहते कि हम 911 कॉल कर देंगे। फिर भी अब वो ट्रेंड चेंज हो गया। उसके बावजूद अली, मेरे ख्याल से हमारी जनरेशन ऐसी कि हम माँ बाप से मतलब अगर मार भी खाइए फिर भी हम उतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन आजकल के माँ बाप बच्चे पे, अगर मेरा बच्चा भी 3 साल का होने वाला है, अगर उस पर ऊंचा बोलने की कोशिश करो तो लोग कहते हैं नहीं, तो शॉक में चला जाएगा, तो ट्रॉमा में चला जाएगा। आजकल के बच्चे बहुत हसास हो गए, मुझे लगता है।
मुझे तो लगता है इतना हसास होना भी नहीं चाहिए। हाँ, हसास नहीं होना चाहिए, लेकिन एक जो मुझे लगता है चेंज आया है वो जो बहुत डिबेट हुई है, वो खैर डिबेट की हद तक ये मेंटल हेल्थ वाली बात जो है, वो मुझे लगता है कि वो काफी अब लोग सोचते हैं उसके बारे में, बच्चों की, बिकॉज ग्रोइंग अप आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका बचपना कैसा गुजरे। इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन हाउ यू हैव ग्रोन अप एंड एनवायरनमेंट क्या है आपका, उसके अंदर की बात जो है आई थिंक वो अब ज्यादा मैटर करता है जब आप बच्चे को डांटते हैं। लेकिन जितना आप बच्चे को रगड़ पर रखेंगे तो बच्चे में ना उसमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और बढ़ जाएंगे। रगड़ होना एक अलग बात है। ये हमारे यहाँ तो बच्चों को हम वो अब कर ही नहीं रहे ना, हम तो अपने बच्चों को बहुत वो ना, हमने अपने गैजेट वाले बच्चे बना लिए ना। हाँ, वो वाले बच्चे रगड़ कैसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने आईपैड्स और इनसे बाहर नहीं निकला, फोन किया ना हो। अच्छा नहीं, लेकिन इसके अलावा वो कहते हैं ना कि बच्चों को आप थोड़ी बहुत, आप बच्चों को डांटे भी, कोई बात नहीं, मैं तो वो कि मैं अपनी छोटी सी को भी अक्सर हल्के से लगा देती पीछे कि भाई नहीं, इसको तमीज़ भी तो सिखानी है ना। मैं अगर कहूँगी नहीं नहीं ऊंचा नहीं बोलना, ये शौक में चला जाएगा, ये ट्रॉमेटाइज ना हो जाए, तो मैं तो उसे डर के रहूँगी सारी उम्र। मुझे ये बताएं, वैसे जब आपका पहला प्रोजेक्ट ऑन एयर गया था तो क्या दिल की हालत थी और मतलब क्या एक्सपेक्टेशन थी? अच्छा, मैं तो चली गई थी ना, मैं तो यूके चली गई थी। मैंने कहा था मैं तो इतना डर गई थी। आपका जिंदगी गुलजार है था जी, मैं तो इतना वो थी, और उसका प्रेशर भी बड़ा था क्योंकि वो सुल्ताना आपा का प्रोजेक्ट था, ये था वो था। मैं तो इतनी उसमें थी कि मैं तो चली गई थी, मैं बाहर ही चली गई थी। मैंने कहा था मुझे ना ही पता चले कि क्या हो रहा है, मैं कोशिश कर रही, मैंने देखा भी नहीं, बहुत अरसे तक मैंने देखा ही नहीं। मैं आज तक अपने ड्रामे, कोई भी ड्रामा मैंने शायद पूरा नहीं देखा, या हाँ पूरा तो बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन वैसे भी नहीं देखा। मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिप्स देखे होंगे। मतलब लेकिन लोगों ने बताया तो है, मतलब हम तो भी लाइक यार कौन इतनी जबरदस्त लड़की आई है, इसलिए तो मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे इर्द गिर्द के अतराफ के इतने लोग हैं जो आके बता ही देते हैं कि ये हुआ, तुम्हारा ये अच्छा था, तुम्हारा ये बुरा था। तो इतने लोग हैं बताने वाले कि मुझे लगता है मुझे वैसे भी जैसे मेरे टीवी पे कभी कुछ आ रहा होगा या मेरे हस्बैंड लगाएंगे तो मैं कहूँगी नहीं, चैनल चेंज। मुझे होता है कि मेरे सामने नहीं लगाए, मुझे ऑकवर्ड सा लगता है। तो और पहले प्रोजेक्ट पे अम्मा अब्बा की तरफ से, घर वालों की तरफ से वैसे क्या फीडबैक आया था? अच्छा ही आया था, मतलब कि मेरी अम्मी जो है वो बिल्कुल ही वो नहीं है, बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करती हैं वो, तो वो मतलब कि अगर बुरा नहीं आया तो बंदा समझ ले कि अच्छा ही है। तो आई थिंक यही था कि मतलब कि कुछ ऐसा बुरा नहीं आया था, अच्छा ही आया था, पसंद किया था। अच्छा, मेरी अम्मा भी ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थी, बट मेरी अम्मी को मैं देखती कि वो एंजॉय सारी चीज़ करती थी, देखती टिकटिकी बांध के देखती। तो आई एम श्योर कि आपकी अम्मा का भी ऐसा नहीं, वो देखते बहुत ही ज़्यादा, बल्कि मैं कहती हूँ मेरे घर वाले थोड़ा कम गौर से देखें तो ज़्यादा अच्छा है। वो बहुत ही गौर से देखते हैं, वो एक एक चीज़ नोट करेंगे, इसमें तुम्हारे बाल ऐसे थे, इसमें तुम्हारे कपड़े ऐसे थे, अच्छा तुम ये नहीं किया करो, तुम वो नहीं पहना करो। और मेरी है भी 4 बहनें और फिर अम्मा भी, और सब ओपिनियंस में क्या, अब मुझे फिल्टर आउट करना पड़ता है कौन सी चीज़ मैं सुनूँ, कौन सी चीज़ मैं ना सुनूँ। तो नक्शे वगैरह निकालती हैं, एक्टिंग वगैरह में कोई सजेशन देती हैं कभी अम्मा? हाँ, एक्टिंग वगैरह में, हाँ उसमें भी दे देती हैं, ये कह देती हैं कि हाँ ये वाला तुमने अच्छा किया, ये इसमें मुझे इतना मजा नहीं आया, ये वो इस हद तक। अच्छा, लेकिन ये भी नहीं इसमें मुझे मजा नहीं आया, वहाँ पे कहते हैं अच्छा अम्मी नेक्स्ट। हाँ, मेरे घर वाले बिल्कुल भी रास नहीं करते मेरा, बिल्कुल इस मामले में रास नहीं करते। मैं कहती हूँ वो जो माँ बाप होते हैं ना, जो हर चीज में अपने बच्चे ने हर चीज इतनी अमेजिंग की, हर चीज, मेरी अम्मी बिल्कुल ऐसी नहीं है और मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं। अच्छा, फिर मुझे एक चीज मैं तो कनेक्ट कर सकती हूँ, तो माँ बाप आपकी जरा इतनी तारीफ ना करते ना, फिर बाहर लोग आपकी तारीफ करें तो आपको लगता है यार मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे। अच्छा, आपको तारीफ ना लेनी नहीं आती फिर? अच्छा, मेरे बड़ा काम रिस्पॉन्स होता है ना, अब आई थिंक वही होता है कि आपको 100% यकीन नहीं आ रहा होता, आपको होता है शायद ऐसे ही कह रहे हैं, तो कोई कहता है ना आप ये इतना ये था, ये तो मैं कहती हूँ अच्छा, मतलब मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, कभी कभी मैं फील करती हूँ यार मैं हूँ है, मतलब इसका मतलब। तो हाँ, आई थिंक वो होती है कि या तो माँ बाप बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं या फिर बहुत कम करते हैं। आप बताएं, आपका क्या सीन था जब आपका पहला प्रोजेक्ट ऑन एयर हुआ था? मेरा जब पहला प्रोजेक्ट ऑन एयर हुआ था तो मुझे लगता था कि मैं रातों रात स्टार बन जाऊंगा, कमाल काम कर दिया मैंने। लेकिन वो मंशा वाली बात है कि जब मैंने पहली बार अपना काम देखा तो मैं पहले एपिसोड के बाद दोबारा अपना काम देख नहीं सका। मुझे लग रहा था कि मैं उल्टी कर दूंगा कि आप कितना बुरा काम कर रहा हूँ मैं। आई थिंक आप अपने सबसे वर्स्ट लाइक क्रिटिक होते हैं, लेकिन मैंने वो एक्टर्स भी देखे जो लोगों को बुला के अपना काम दिखाते हैं बाकायदा। तो मुझे सबसे ज्यादा हैरत होती है उस बात में, कहती हूँ कैसे कर रहे हैं ये। मैं तो कह रही हूँ ना, पासिंग में भी कोई लगा दे तो मैं बोलूँ यार अच्छा देखना है, बाद में देखें मेरे सामने। मैं तो इस तरह के हर टेस्ट में फेल होता हूँ क्योंकि मैं जोन आउट हो चुका होता हूँ, और जब वो पूछते हैं कि ये देखा था आपने पार्ट में, कहता हूँ हाँ बिल्कुल, कैसा लगा, बहुत अच्छा था।
और उन्हें पता होता है कि मैंने कुछ नहीं और से देखा। नहीं देखा। बट कमिंग बैक टू दैट, मुझे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे नहीं याद कि मैंने अपना कोई काम उसके बाद दोबारा देखा हो। बहुत ही और अभी भी नहीं Even today, देखता। नहीं। हाँ, अभी भी, अब तो बिल्कुल भी नहीं देखता। अब तो मुझे लगता है कि जो लोगों से रिस्पांस आता है उससे बस पता चल जाता है कि यार अच्छा किया है, ये फलां सीन अच्छा था, चलो वो देख लेते हैं। और वो देखकर भी हमेशा बुरा लगता है कि नहीं यार, और ये इसमें भी कुछ होता है कि ज्यादा हो आप सकता है। हमेशा पीछे कोई काम अपना देखते हैं, बहुत कहती हूँ शायद एक आध कोई प्रोजेक्ट होगा जिसमें मुझे लगा होगा कि हाँ ये वाला बिल्कुल सही उस वक्त के लिए जो किया, सही काम किया, ये वो। वरना आप हमेशा पीछे देखते हैं, कहते हैं यार थोड़ा सा अलग करना चाहिए था, ऐसे नहीं ये जो परफेक्शनिस्ट मेरे साथ बैठे हुए यहाँ पे, मतलब वो काम जो हम उनकी तरफ पसंद करते हैं, ये अपने उस काम में से मीमेख निकाल लेते हैं, ये वो लोग आज हमारे साथ बैठे हैं। इनसे बड़ी दिल की बातें भी करेंगे, लेकिन अभी मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी जनाब, कहीं मत जाइएगा। हम यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और हम आगे अपनी कॉफी टेबल पे, जहाँ पर हमारा सेगमेंट होता है दिल की बात। सो वी टेक अ ओथ हियर, और हम ओथ लेके कहते हैं कि जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और बिल्कुल मत डरिएगा, खौफनाक सवालात नहीं है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं, सवाल आएंगे तो पता चलेगा। जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। माना? मान लें। अच्छा चले, पहला सवाल आप लोगों से है कि आपके लिए दूसरों की राय कितनी अहम है, चाहे वो काम के हवाले से हो या फिर फैमिली के किसी मामले के हवाले से, या फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग जो भी कहें? मैं तो हाँ हाँ। मेरे लिए सिर्फ मेरे घर वालों की राय मैटर करती है, जैसे मेरे वालिद की, मेरी वाइफ की, मेरी वालदा की, मेरी बहनों की। अदरवाइज आई डोंट, मतलब मैं केयर नहीं करता कि कोई क्या कह रहा है। आई थिंक हर किसी का अपना ओपिनियन होता है और वो दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस इट, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं उसको समझूं या मानूं। इनफैक्ट मैं प्रैक्टिस कर करके अब उस पॉइंट पे आ गया हूँ जहाँ वो बस इधर से निकल जाता है। आई डोंट इवन हैव टू। ओपिनियन के लिए सबसे पहले कॉल किसको करते हैं? किसी राय के लिए सबसे पहले किसको कॉल करते हैं? डिपेंड करता है। अगर तो ओपिनियन ऐसा है जो कि थोड़ा नोटोरियस है तो फिर मैं हमना को कॉल करता हूँ, मेरी वाइफ को। और अगर काम के हवाले से कुछ सीरियस गुफ्तगू करनी है बहुत, तो अपना अब्बा को करते हैं। आप बताएं। मुझे भी आई थिंक अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करते तो आपको ज़रा थिक स्किन तो रखनी पड़ती है, क्योंकि इतने सारे ओपिनियंस आते हैं आपके पास, कि क्या पहनना है, क्या करना है, हर चीज़ को लेके। तो मैं भी ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं ना ही सुनूँ। और किसका मतलब, आई थिंक इवन घर वालों की टू अ लार्ज डिग्री मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ़िल्टर आउट करूँ, क्योंकि मेरे घर के भी काफ़ी लोग हैं। तो ज़्यादातर यही होता है कि आई ट्राई टू, मैं सुनती सबकी हूँ, लेकिन आई ट्राई टू रिमेंबर कि अच्छा मैंने ये चीज़ की तो मैंने किस वजह से की और क्यों करना चाह रही हूँ और ये वो। और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रोफेशनल ओपिनियंस अपने पेयर्स से ही लूँ, जो मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो काम करते हैं, उन्हीं से मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ। जैसे अगर मैं किसी सेट पे होती हूँ तो जो वहाँ के लोग होते हैं, अगर मुझे कुछ पूछना होता है कि मैं ये पहनूँ या ये पहनूँ, वहीं के लोगों से मैं पूछती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि दे आर द प्रोफेशनल्स, तो वो उनको ज़्यादा पता होगा इस चीज़ के बारे में। आई थिंक इसमें घर वालों से ओपिनियन लेने में एक फ़ायदा ये भी है दैट दे कीप यू ग्राउंडेड। हाँ। औकात में रख लेते हैं। अदरवाइज जितनी तारीफें वगैरह हो रही होती हैं झूठी या सच्ची, तो एक नॉर्मल इंसान उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो वो जब मुझे मेरे अब्बा जी, मेरे अब्बा जी जब एक भड़क मार देते हैं या मेरी बीवी डांट देती है, तो मुझे होता है कि हाँ यार वापस नीचे पैर नीचे रखो जमीन पे, ठीक है। ये इसलिए कि उसको नॉर्मलाइज करें, आपकी बेगमात भी आपको डांट सकती हैं। हाँ ठीक है। हाँ, जब आपसे मोहब्बत करती है, आपका ख्याल रखती है, तो आपको डांट भी सकती है, ठीक है ना। आपको किन चीज़ों या बातों पर गुस्सा आता है और वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं कि बस इसका तो कोई हल ही नहीं है? कौन सी चीज़ ऐसी बहुत ऐसी तो कोई चीज़ जिसका कोई हल ही नहीं है? हाँ नहीं, कोई जिस बात पे आपको बहुत गुस्सा आता है, यू जस्ट कैन नॉट हेल्प इट, ये से मुराद है। कोई ऐसी चीज़ पे गुस्सा बहुत आता है? मुझे बस झूठ तो सबको बुरा लगता है ऑब्वियसली, लेकिन हम भी बोलते हैं झूठ, ज़रूरत हो तो बोलना पड़ जाता है। बट मुझे जो चीज़ बहुत बुरी लग रही है ना पिछले कुछ अरसे से, वो हिपोक्रेसी है। मुझे लगता है कि हम लोग, सॉरी हम ना सुबह सुबह फिर से वही, बट मुझे लगता है कि जनरल हिपोक्रेसी तो है ही है, जो कि किसी भी कंपटीशन कंपेटिटिव फील्ड में होती है। बट हम ना एज ए नेशन भी थोड़े से हिपोक्रिटिकल हो चुके हैं। हम चाहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, प्रैक्टिस कुछ और करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं पॉलिटिकली, मॉरली, जो सोसाइटी में हमारी एग्जिस्ट कर रही है। तो उससे मुझे बहुत, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर हम अपने काम से ही रिलेटेड बात करें, तो देखना सबने हमें,
लेकिन जहां पर वो उनको लगेगा कि अच्छा यार दे फील थ्रेटेंड, तो वहां पे वो आपको इंस्टाग्राम पे आकर गाली भी दे देंगे, आपकी फैमिली पे भी बात कर देंगे। और फिर जब मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब कोई वीडियो बना रहा होता है ना मेरी पब्लिक में खाना खाते हुए, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि यार आपको तस्वीर खिंचवानी है, आप आकर पूछो, मैं 100 खिंचवाऊंगा, बट ऐसे नहीं करो, क्योंकि अगर मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा यूं खड़े होके तो आपको बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल, हाँ। तो मैं हूँ पब्लिक प्रॉपर्टी एज फार एज माई वर्क इज कंसर्न, बट नॉट माई फैमिली लाइफ, माई पर्सनल लाइफ। जब मैं वो पर्सनल को पब्लिक कर दूं फिर ठीक है, बट अदरवाइज वो मुझे लगता है कि हिपोक्रेसी मुझे तो बहुत बुरी लगती है। आप बताएं। आई थिंक ये जो बातें इन्होंने कही वो तो डेफिनेटली, लेकिन मुझे कंपैरिजन बुरा लगता है। आई वुड से कि आई रियली डोंट लाइक इट इफ एनीबडी वुड कंपेयर मी कि अच्छा, और मैं खुद भी नहीं करती कि ये कौन क्या कर रहा है और ये वो। आई ट्राई टू स्टे वेरी मच इन माई ओन जर्नी ऑफ लाइफ। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं सबसे छोटी भी हूँ, तो आई थिंक वो एक ज़रा बचपन से होता है कि आपको अपने बड़ी बहनों के साथ कंपेयर किया जाता है। तो वैसे ही इन जनरल मैं कोशिश यही करती हूँ, और मुझे बड़ा बुरा लगता है अगर कोई करता भी है या किसी और के साथ भी अगर हो रहा होता है ना कि अच्छा ये, तो मैं कहती हूँ यार क्या कंपैरिजन क्या है, मतलब कि आपकी अपनी जर्नी है, किसी और की अपनी जर्नी है, तो हाँ, आई वुड से दैट। आप तो सोशल मीडिया के पेजेस में भी देखते हो ना कि किसी ने अगर ड्रेस किसी एक स्टार ने पहना, दूसरे स्टार ने पहना, तो वो पिक्चर भी डाल दे कि अच्छा, मैं जाके उस पे कमेंट अगर मुझे कभी नजर भी आता है ना, तो मैं कभी कभार जाके कमेंट कर भी देती हूँ कि ओ दे बोथ लुक लवली। बिकॉज़ अच्छा, स्पेशली लड़कियों के साथ ये करते हैं ना, लड़कों के साथ कभी भी नहीं करते। एंड आई एम जस्ट लाइक कि व्हाट्स विद, हाउ, व्हाई इज इट कि हु लुक्स बेटर? दोनों लोग अच्छे नहीं लग सकते? मतलब भी कोई रूल है कि वन हैज टू लुक बेटर देन द अदर? और वो चीजें ना एक इंसान के जहन में, औरतों के तो जहन में, मुझे लगता है लड़कियों के जहन में डाला ही जाता है कि ये ज्यादा प्यारी है, ये ऐसी है, इसके बाल से। अरे भाई, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से अच्छे हो सकते हैं। सही बात, बिल्कुल सही बात है। कभी जल्दबाजी में कोई फैसला किया हो और फिर उसका नुकसान उठाया हो? बड़ी दफा। ये तो एवरी डे है। आप बताएं पहले। कोई चीज़ जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला तो मैंने जिंदगी का जल्दबाजी में नहीं किया, लेकिन हाँ छोटे छोटे फैसले होते हैं जो बंदा जल्दबाजी में करता है, देन यू लाइक अल्लाह क्या कर दिया। क्यों, मुझे सबसे ज्यादा मसला ये कि हमारे क्या मेरे घर में कहावत है कि हमारी जो है ना एंसेस्ट्री, उसमें कई राजपूत हैं, तो हमारा ये है कि जान जाए वचन ना जाए। तो कभी अगर बोल दी कोई चीज, कमिट कर लिया, तो ये हो अब तो जाना पड़ेगा। अगर कहीं किसी की दावत पे या किसी भी चीज पे हाँ बोल दी ना, तो फिर वो बैक ट्रैक करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अच्छा अगर मैं नहीं जा सकती तो अब मैं एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, अब नहीं। इवन उस पे भी होता है ना कि दावत पे भी अगर बोलती तो बैठ के सोच रही हूँ कि यार मैं क्या बोलूँ, अगर मतलब बिल्कुल ही दिल नहीं चाह रहा है, बहुत थकी हुई हूँ, तो मैं 1 घंटा तो पहले बैठ के सोचती हूँ कि यार चली जाओ। फिर मैं कहती हूँ यार नहीं, बहुत थकी हुई हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा मैं बहाना दूँ तो मैं क्या दूँ, फिर उसकी भी एक गिल्ट होती है कि यार मैं क्या, नहीं कोई रियलिस्टिक होना चाहिए। नहीं ये, फिर मैं अपने शौहर से पूछती हूँ अच्छा बताएं मैं क्या बोलूँ। तो वो एक जर्नी होती है 1 घंटे की कि अगर मैंने किसी को बोल दिया कि मैं कहीं जा रही हूँ और मैं सचमुच में दिल नहीं चाह रहा है या नहीं जा सकती, तो कैसे उसमें से निकलना है, वो भी एक। तो मैं इसलिए बहुत देर से कमिट करती हूँ। मैंने कर दी, जैसे आप यहाँ पे मैंने बड़ी देर से कमिट की, लेकिन कर गई तो टाइम पे पहुंच जाएंगे। हाँ, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, बड़ा मुश्किल है। कोई ऐसा फैसला जो बता सके कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया था? छोटे बड़े फैसले तो मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ, वो उसमें जल्दबाजी कभी भी नहीं करता मैं। फैसले जिनके बारे में लेने होते हैं उनसे भी कहते हूँ। कभी ट्रैवल के हवाले से भी आपको बता के फैसला ले लिया हो? आई हेट टू ट्रैवल। जब गाड़ी के ऊपर जो लंबे सफर है ना, वो मुझे, हाँ वो कभी किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ जाए जो जरा दूर है, कहीं कराची में ही कहीं थोड़ा दूर है, तो वो मुझे लगता है यार ये मैंने क्या कर दिया है, ये नहीं करना चाहिए था। बट छोटे छोटे फैसले होते हैं जिन पे मैं बाद में सोचता हूँ कि मैंने गलत कॉइन खरीद लिया। बिटकॉइन? हाँ गलत, बिटकॉइन तो एक कॉइन है अलग, बट मैंने गलत कॉइन खरीद लिया और बस वो जल्दबाजी में खरीद लिया था, तो मेरे पैसे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रोज नीचे आ रहे हैं, तो मैंने अब एप्लीकेशन खोलनी छोड़ दी। लेटली ये फैसला है जो मैंने बहुत गलत किया, अपने आप को बुरा फील ना कराने के लिए। कि नहीं रोज देखते हो ना, फिर मैं कहता हूँ यार ये मैंने क्या कर दिया है। तो इसलिए शादी का फैसला करते हुए किन 3 चीजों को लाजमी देखना चाहिए आपके ख्याल में? शादी का फैसला करते हुए किन चीज़ों को देखना चाहिए? आई थिंक जो लड़के का खानदान है वो बड़ा ज़रूरी होता है। आई थिंक यू हैव टू लाइक हिज फैमिली इन द सेंस कि एटलीस्ट उनके भी कुछ जो आपकी सोच है ना उनसे थोड़ी सी मैच करे। क्योंकि अगर आप होता है कि हाँ ठीक है लड़का बिल्कुल मेरे किस्म का है, लेकिन उसकी अम्मी और बहनें और वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, तो फिर उसमें होता है कि वो बाद में जाके कहीं क्लैश होता है। क्योंकि
मुझे लगता है कि हर बंदा थोड़ा बहुत तो अपने खानदान से इन्फ्लुएंस होता ही है। तो आई थिंक खानदान देखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा आई थिंक ये देखना ज़रूरी है कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कैसे, वो बड़ा एक ज़रूरी होता है। ये नहीं कि वो सिर्फ आपको, आपकी लव बॉम्बिंग चल रही है, बाकी को गालियाँ पड़ रही हैं, वो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर उनकी कोई कंपनी है तो एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे, सारी वो चीज़ें। और ऑब्वियसली ये देखना ज़रूरी है कि वो इस किस्म का इंसान हो जो आपकी जिम्मेदारी उठा सके, क्योंकि यू वांट अ पार्टनर जो कि अगर कभी आपको काम नहीं करना है, किसी वजह से आपकी तबीयत सही नहीं है, ये वो, तो वो इस किस्म का इंसान हो जो जिम्मेदारी उठाने वाला हो। ये नहीं कि वो हर चीज़ आप ही पर डाले जाए, कि तुम भी ये कर लो, तुम भी वो कर लो। ऐसे बहुत, आजकल के तो बहुत लड़के ऐसे हैं जो कि सारी जिम्मेदारियां बेगमात पे आहिस्ता आहिस्ता डाल रहे हैं। करते लड़की जॉब करती हो ना, ताकि उनको आप बताएं लड़कों को क्या 3 चीजें देखनी चाहिए वैसे? सबसे इम्पोर्टेंट तो फैमिली। आई थिंक फैमिली, जब क्योंकि हर शादी जो है ना वो कुछ फेजेस से गुजरती है, और उन फेजेस में फैमिली जो है दोनों की वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर तो आप पहली फैमिली से भी तंग हैं तो फिर आप उस इंसान से जल्दी तंग आ जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली है। उसके बाद इन्होंने मर्द की बात की है, जाहिर है मुझे लगता है कि लड़की का दिमाग खुला होना, उसको उसकी एजुकेशन वगैरह तो होती है, बट उसका शऊर क्या है, वो कितनी इंडिपेंडेंट हो सकती है। बाय इंडिपेंडेंट आई डोंट मीन कि वो मेरे लिए पैसे कमाए, यानी मैं अपनी बीवी से ये एक अलग जिंदगी हो। हाँ, मतलब शी शुड हैव अ लाइफ ऑफ हर ओन, और वो तभी डेवलप होती है जब वो उसको शऊर हो, एक्सपोजर हो, इंटरेस्ट हो। हाँ, तो वो जो बंद डिब्बे में लड़की है वो मुझे लगता है कि वो आपकी ग्रोथ भी रोकती है। तो आई फील आई एम लकी कि मेरी वाइफ जो है वो शी एक्सप्लोर्स डिफरेंट आइडियाज, मेरी ग्रूमिंग, मेरी स्टाइलिंग। सुबह भी आज बहुत लड़ झगड़ के मैं ये जैकेट पहन कर आया, उसकी चॉइस कुछ और थी। सुबह जैसे आप तैयार होकर जा रहे थे स्कूल, तो और अम्मा कह रही थी बेटा बाहर से कोई चीज नहीं लेनी, इनकी बेगम जान को कहा कि कोई ऐसी सीरियस सवाल, कोई बात ऐसी चीज नहीं करनी, लेकिन मैं पता नहीं सीरियस टोन में शायद बात कर रहा हूं। छोटी सी ब्रेक लेनी थी, ब्रेक के बाद भी हम आपको यही मिलेंगे, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हमारा सेगमेंट है दिल की बात, और अभी दिल की बात का हमारा जो सेगमेंट है वो बिल्कुल स्टार्ट हुआ ही था कि ब्रेक आ गई, तो हमने सोचा कि बाकी भी जो दिल की बात का सेगमेंट है ना वो हम इसको आगे यहाँ बैठ के करेंगे। अच्छा, दूसरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है कि आपकी ज़िंदगी का कौन सा वक्त है जिसे आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? मिस करती हूँ, I think I miss in the sense कि I would want to go back to that time exactly how it is, या मुझे फिर से उसको रीडू करना है? नहीं, उसको बस आप जब वापस जाना चाहते हैं या फिर उसको बहुत याद करती हैं उस टाइम को कि हाँ यार ये अच्छा टाइम था। आई थिंक ऐसे मोमेंट्स हैं थ्रू आउट लाइफ जो मुझे मैं याद करती हूँ, पर मेरा कभी ये नहीं हुआ कि मुझे ये वापस जाना है इस वक्त पे। मेरे शौहर जैसे बहुत कहते हैं जिब्रान के बचपन का वक्त है वो, और मुझे लगता है कि जो मेरी आगे की मेरी माई लाइफ हैज गॉटन बेटर, अल्लाह का शुक्र है, ओवर टाइम, बचपन से, बट बिकॉज अम्मी अब्बू के स्ट्रगल्स देखे, फिर अपने स्ट्रगल्स ये वो, तो अब जाके मुझे लगता है कि अच्छा जिंदगी में ज़रा ठहराव है। तो मोमेंट्स मैं मिस करती हूँ अपने बचपन के, अपने बहनों के साथ, और अपने शादी का टाइम मिस करती हूँ, कॉलेज का टाइम मिस करती हूँ, लेकिन कोई भी वक्त मेरी ज़िंदगी का ऐसा नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि यार वो क्या वो दौर था, क्या वो वक्त था, काश मैं वहाँ वापस चली जाऊँ। ऐसा या किसी का ना कि किसी को मिस करती हूँ, जैसे अपनी नानी दादी, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत, अपने वालिद को मैं मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। बट इसके अलावा आई डोंट थिंक, मैं वही कह रही हूँ ना कि मुझे हमेशा ये होता है कि मेरा, अल्लाह का शुक्र है, मेरी ज़िंदगी बेहतर हुई है वक्त के साथ। तो जब आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही होती है तो आपको होता है कि पुराने वक्त में आपको फिर पुराने स्ट्रगल्स याद आ जाते हैं कि भाई कॉलेज के टाइम पे पैसे नहीं होते थे, कुछ खरीद नहीं सकते थे अपने लिए, बिल्कुल मतलब बस गुजारा ही था, और पढ़ाई अलहदा, घर का प्रेशर अलहदा, और ज़िंदगी में इतनी अनसर्टेनिटी होती है कि यार अब ये करना है, कैसे करें ये वो, तो वो रास्ता बड़ा उस वक्त मुश्किल होता है, उसके अपने ट्रॉमाज होते हैं। तो मैंने कहा अब जाके जिंदगी में जरा भाई शादी हुई है, अब थोड़ा रिलैक्स हुए हैं तो अच्छा ही है। कौन सा वक्त है जिसको आप सबसे मिस करते हैं? वैसे तो मैं टोटली एग्री करता हूँ, मैं हमेशा ये कहता भी हूँ कि ये वक्त सबसे अच्छा वक्त है, क्योंकि इसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है जो हम चाहते थे ज़िंदगी में। बट मैं अपनी बहनों के साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत मिस करता हूँ। मेरी एक बहन लंदन में होती है, शी इज़ अ लॉयर, दूसरी स्वीडन में है, शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर। तो सकीना, आई मिस यू सो मच। हम प्लान करते हैं हर साल कि हम एक कहीं यूरोप में या यूके में कहीं कोई एक गेट टुगेदर रखें। मस्त
यहाँ, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ होता है मसला मेरी डेट्स का या कुछ ऐसा कि फिर नहीं हो पाता। बट इस साल हमने पक्का प्लान किया हुआ है कि हम जाएंगे। अल्लाह ताला बस हम पे रहम करे, टिकटें और महंगी ना हो और हम चले जाएं किसी तरह। बट आई मिस दोस टाइम्स। जैसे अली वो मीम है ना कि बचपन में इनको देख देख के आंखें जाते थे, अब उनको देखने के लिए आंखें तरसती हैं। तो ये बहन भाई को बिल्कुल ऐसे ही कि इकट्ठे हो जाए तो बड़ी बात होती है। क्या माँ बाप के सख्त फैसले हमेशा आपकी बेहतरी के लिए होते हैं, या आपको लगता है कि माँ बाप कभी कभार ज्यादती भी कर जाते हैं कुछ फैसले इम्पोज करके? माँ बाप बिल्कुल ज्यादती करते हैं, बहुत ज़्यादा। पर मुझे लगता है बंदा अपनी बात कर सकता है। मुझे लगता है कि जब आपकी एक सर्टेन एज हो जाती है ना, उसके बाद यू कांट ब्लेम योर पेरेंट्स एनीमोर। फिर आपको अपने जो चीज़ें आपको नहीं समझ आई उनको आप अपने जहन से आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश करें, और जो चीज़ें अच्छी लगी हैं उसको अप्रिशिएट करें। क्योंकि अब कितना ही सुना देंगे माँ बाप को कि आपने ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया। मुझे लगता है हर बंदे की, माँ बाप की ऑब्वियसली इंटेंशन अच्छी होती है, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें भी बदल जाती हैं। जो उनके दौर में सही था वो शायद आज सही नहीं है। तो आप उनको बहुत हार्शली जज भी नहीं कर सकते। उन्होंने भी अपने वक्त को देख के ही वो फैसले किए थे। तो अब मैं यही कहूँगी कि माँ बाप अपनी तरफ से अच्छे फैसले करने, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जो बनना चाहते हैं, वो उनकी अपनी ख्वाहिश कम से माँ बाप की ख्वाहिश ज़्यादा होती है कि जी वो बनाना चाहते हैं बच्चे को। आपको क्या लगता है? आई थिंक माँ बाप के फैसले डिपेंड करता है आपके माँ बाप पर भी। कुछ माँ बाप हम बहुत अच्छे फैसले करते हैं अपने बच्चों के लिए। कुछ माँ बाप हैं शायद वो अपनी लाइफ में इतने उलझे होते हैं कि वो अच्छे फैसले अपने लिए नहीं कर पा रहे होते, तो वो दूसरों के लिए कैसे करेंगे। तो आई थिंक इट डिपेंड्स, टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। स्पेसिफिकली आई डोंट वांट टू मेंशन एनीबॉडी, बट मेरे पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स का एक ही फैसला था कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं। एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट दे एवर टुक फॉर मी। उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ ज़िंदगी में। फिर उसके बाद मैंने अपनी मनमानियाँ भी की और उन्होंने करनी भी दी, ठीक है। वो ये कहा था कि भाई जो करना है अपने उन पे कर लो, फिर हमारे पास मत आना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी डिसअपॉइंट नहीं किया, ऐसा लगता है मुझे। बट मुझे लगता है कि ठीक है, माँ बाप भी अपनी सिचुएशन में जो करते हैं बेहतर ही करते हैं। ये बताएं कि क्या आस्तीन का सांप होता है या नहीं? लो एक, अब हमारी सिर्फ 2 है, लेकिन सांप कोई 8-10 होंगे आस्तीन के। मुझे लगता है जो सबसे करीब आपके होते हैं आपको जरा केयरफुल ही रहना पड़ता है कि हु यू ब्रिंग क्लोजेस्ट टू यू। तो बिल्कुल होते हैं आस्तीन के सांप, और हमने तो अपने इर्द गिर्द बड़ी मिसालें भी देखी हैं लोगों की। तो और अपने आसपास आपने अपने कितने आस्तीन के सांप से नंबर्स बता दें मुझे, कितने देखे हैं? 2 से 3 तो देखे हैं। 2 से 3 देखे हैं। मैंने 8 से 10 देखे होंगे। 8 से 10 देखे हैं। 8 से 10 देखे हैं, बट मुझे लगता है कि वो भी बहुत अच्छी बात है कि मैंने देख लिए हैं, क्योंकि नाउ आई हैव लर्नड द लेसन कि यार अच्छा भाई ये नहीं करना, इस हद तक किसी के लिए जाना है और इसके बाद बस नहीं जाना, इस हद तक ट्रस्ट करना है और इसके बाद नहीं करना। आई थिंक ये शायद वो जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो वाली बात है ना, कि अब आप बचना पड़ेगा आपको खुद अपने आप को। क्या इंसान अकेले जिंदगी गुजार सकता है या उसे किसी पार्टनर की जरूरत होती है? मुझे लगता है हर इंसान अपने लिए खुद ही कह सकते हैं। कुछ लोगों की पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि वो अकेले ही रहें तो बेहतर है, बल्कि आप उनको देख के कहते हैं कि यार आप अकेले ही जिसकी बात कर रहे थे, लेकिन हाँ आप अल्लाह का वास्ता है अकेले ही रहें, क्योंकि आपने किसी और की जिंदगी खराब ही करनी है, तो आप अपने आप को ही संभाल लें, बड़ी बात है। लेकिन मैं अपनी हद तक तो कहूंगी कि भाई आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंसान की अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जर्नी के लिए अ पार्टनर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं तो नहीं रह सकती भाई, तो या और आपको से अगर हम अपनी सोसाइटीज में भी देखें तो आपको लगता है कि लड़कियां क्या वैसे अकेले सर्वाइव कर सकती हैं? हाँ, सर्वाइव तो कोई भी कर सकता है अकेले। देखिए हम अभी आजकल ऐसी बातें करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में तो औरतें थी जो विडो हो जाती थी या बच्चे संभाल लेती थी। उस ज़माने में 4-4 बच्चे वो जो है बड़े कर लेती थी अकेले। तो औरत भी वो सब कुछ कर सकती है जो एक मर्द कर सकता है, बट अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए मुझे लगता है कि आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। अच्छा, मैं तो वैसे अकेला बहुत खुश रहता हूँ, लेकिन मैं हमला के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता था। मुझे लगता है कि अगर आज मैं किसी भी जगह पर पहुंचा हूँ तो इट्स बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि उसने मुझे जो फोकस दिया लाइफ में वो मेरे पास कभी भी नहीं था। लड़के तो बिल्कुल ही लावाली से होते हैं। मैं बहुत इनकंसिस्टेंट अभी भी बहुत सी चीज़ों में हूँ, बट वो जो वापस ट्रैक पे लेके आने वाली चीज़ें वो कर सकती है। ऑनेस्टली इट्स बिन 13 इयर्स, शादी को 13 साल हो चुके हैं, तो अब मुझे उसके बगैर ऑपरेट करना भी नहीं आता। वो मतलब लगता है कि जैसे यार इनकम्प्लीट है कुछ। वो लाहौर अगर जाती है और मैं कराची में होता हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क, तो वो
मुझे लग रहा होता कि अच्छा बस अब वापस आओ, क्योंकि बस मैंने जो चीजें मैनेज नहीं हो रही मेरे पहले से। 5-6 दिन मैंने बहुत एंजॉय कर लिए मैंने ये मैं आजाद हूँ, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, कम बैक। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड पार्टनर। गुड पार्टनर, यस। टॉक्सिक पार्टनर ना हो, वो आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। अच्छा पार्टनर हो तो आई थिंक यू कैन गो माइल्स अहेड ऑफ योर पोटेंशियल। यस, बिल्कुल। जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जब आपने बड़ा सब्र किया हो और वो वक्त आपके लिए आप पर बहुत मुश्किल गुजरा हो? बहुत मुश्किल, आई थिंक ऑब्वियसली मेरी पहली शादी का जो वक्त था वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, और मेरे जो कॉलेज का वक्त था वो मेरे लिए मुश्किल था। तो ये होते हैं ज़िंदगी के, आई थिंक बड़े मुश्किल वक्त होते हैं जिसमें जो डिसीजंस भी इंसान ले रहा होता है, आपको बड़ी अनसर्टेनिटी होती है कि यू नो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या है। तो वो एक वक्त होता है ज़िंदगी का जो आपने गुजारना होता है। और आई थिंक सबने बड़ा सब्र किया कॉलेज के टाइम में, तो आई थिंक वही वाला होता है। बट लेटर ऑन जब यू लुक बैक तो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि यू नो कितना ज़रूरी था वो आपके लिए भी, यू नो वो जो भी वक्त था अच्छा बुरा, वो भी बड़ा कैरेक्टर बिल्डिंग भी होता है और बड़ा आपकी ग्रोथ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। और जब आपके फादर की जब डेथ हुई थी तो वो कितना टफ टाइम था? वो भी बड़ा टफ टाइम था एक्चुअली। वो बहुत ही जी, क्योंकि वो उनको कैंसर भी हो गया था, तो वो वो एक आगे पीछे का वक्त था जो कि बड़ा मुश्किल था। मेरी अम्मी को भी उसके फौरन बाद हार्ट अटैक हुआ था, तो वो कुछ साल ही ऐसे थे 2014 2015, ये पूरा जो ये 2 साल थे ना, वो थे बड़े, मतलब वो वाले आई थिंक ऐसा वक्त आता है जिसमें हर चीज आगे पीछे हो रही होती है। ये वो वक्त है जब आप, हाँ याद है, देखें 2014 टू 2015 की एंड, विच इज आई थिंक फ्रॉम September onwards 2014 till the end of 2015 was just very difficult time. You were working. I was working. I was still married, and I was my father was alive. So it was just back to back मुश्किल। तो वो बड़े फॉर्मेटिव टाइम होता है। और ये होता है ना कि जो हम तो कैंसर पेशेंट्स की से बात करते हैं कि जी वर्ड ऐसा, लेकिन जो कैंसर पेशेंट्स के जो साथ में फैमिली वाले होते हैं ना, और मेरे वालिद साहब भी जो ना 6'1" मैन, तो हमने तो बड़ा उनको एक जो होता है ना एक बूमिंग फिगर, बिकॉज ही वाज ह्यूज मैन, और उनकी आवाज़ भी ऐसे होती थी कि जैसे लोग ऐसे हो जाए ना। तो उनको जब आप देखते हैं तो ऑब्वियसली उसका आई थिंक एक मेंटल इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होता है, तो घबरा भी जाता है इंसान। मेरे लिए बड़ा, आई मीन आई डोंट नो, सुबह का ये वक्त है तो लेट्स रैप दिस अप, बट ये और सबसे मुझे लगता है कि बड़े होते हुए द सैड पार्ट अबाउट एजिंग इज दैट योर पेरेंट्स आर आल्सो एजिंग, और अब वो लोग जिनको आपने स्ट्रॉन्ग देखा हो, जब आप उनको वीक पड़ते हुए देख रहे होते हैं ना, वो बहुत तकलीफ होते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपके ऐसा कौन सा टाइम था जब बहुत सब्र किया आपने, बहुत तकलीफ के टाइम? देखिए ये तो आते रहते हैं। वैसे मुझे लगता है कि एक मेरे दादा का जब उनको पैरालिसिस हुआ था, तो आई वॉज वेरी क्लोज टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो मेरे लिए बहुत एक टफ टाइम था। एंड देन जो मेरा इनिशियल टाइम था करियर का, दैट वाज वेरी टफ बिकॉज आई लिटरली हैड नो वर्क, और शादी मेरी हो गई भी थी, और अब ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कुछ करना है। सो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम, 3 years आई वाज स्ट्रगलिंग एंड आई कुडंट मेक इट, तो थैंकफुली देन वो गुजर गया वक्त। सो होपफुली वैसा वक्त दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, एक बड़े नेपो को किड की वो एक टर्म आ गई ना, लोगों को समझ आ गई, वो कंगना रनौत ने शुरू की थी, बट हमने देखा है कि जो स्टार किड्स होते हैं और स्पेशली पाकिस्तान में उनको बड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज जो कंपैरिजन की बात की थी वो तो कांस्टेंट कंपैरिजन होता है। जी, और माँ बाप के साथ भी कंपैरिजन कितना मुश्किल कंपैरिजन। सिर्फ एक हमारा प्रॉब्लम ये है ना कि हम गंदी चीज जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं दूसरों से, अच्छी चीज नहीं करते। वो कंगना रनौत ने बोल दिया करण जौहर के बारे में कि भाई नेपोटिज्म है, अब वो वर्ड हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ये नेपो किड है, ये नेपो किड है, ये नेपो किड है। मेरा सवाल ये होता है कि आप ये तो काम वो है ना जो दिखा के आपने करना है, छुपा के तो हो नहीं सकेगा। तो कितने ऐसे बापों के बच्चे हैं जो सुपर डुपर स्टार्स बन गए, जिनमें टैलेंट था वो आगे निकल गए। अदरवाइज बिलाल अब्बास है एक्सट्रीमली टैलेंटेड, नो बैकग्राउंड ऑफ फिल्म या टेलीविजन, ही इज अ सुपरस्टार। वहाज है, ही इज अ सुपरस्टार। तो आप फिर नेपोटिज्म की डिबेट को बस फॉर द सेक ऑफ टाइम पास करते हैं। और ये इट मैटर्स मोर विद इन दैट इंडस्ट्री, बिकॉज वहाँ पे जो है ना स्टार किड्स का भी बड़ा कॉन्सेप्ट है, उनको बचपन से ही फॉलो किया जाता है, पापरात्सी होते, तो वहाँ पे आई थिंक वो एक बड़ा
इट्स अ बिग फिनोमेना। और वहाँ पर भी ये यहाँ है पे इट्स नॉट सच अ बिग कि कई बच्चे जिनके बाप इतने सक्सेसफुल नहीं थे, वो बच्चे ज्यादा हिट है अपने बापों से, और कई जो अमिताभ का बेटा है वो नहीं हिट है। जबकि ऋतिक जो है उसका बाप वाज अ फेल्ड एक्टर, वो बहुत हिट है। तो मतलब इट ऑल कम्स डाउन टू योर टैलेंट। ये नेपो किड तो फलाना, तो ये तो फिर इस तरह हर जगह पे है। लेकिन आपको भी इस कांस्टेंट कंपैरिजन का सामना वैसे करना पड़ा। देखिए, माय फादर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द इंडस्ट्री, तो मुझे तो कंपैरिजन मेरा दूर दूर तक बनता ही नहीं है। अगर कोई कभी किसी ने कहा भी होगा कि प्यो वैसे प्यो वाली गल नहीं, तो वो मुझे अफेक्ट नहीं करती। देखिए ये हम कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन जो लोग करते हैं वो कि अच्छा जी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा जी उनका बेटा तो बिल्कुल ना कोई कलाबाजी खा के दिखा देगा। जो इस तरह की बात करेगा वो इतना बड़ा इडियट है कि उसकी बात को तो दिमाग पे या दिल पे लेने की जरूरत ही नहीं है ना। तो आपने नहीं ली बात। आप पढ़े लिखे हैं, आप पे इन्वेस्टमेंट की गई है, आपके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है, तो उसका फायदा ये होना चाहिए ना कि आप स्टूपिड लोगों को दूर रखें अपने से। तो मैं तो यही करता हूँ। जो मुझे लगता है कि यार ये बहुत ही इडियट है, उसकी बात पे गौर ही नहीं करता। ट्रोलिंग को कैसे लेते हैं? आपने कहा स्टूपिड लोगों को दूर रखना चाहिए, लेकिन अब हम कभी इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट लगा दें तो नीचे जहाँ अच्छे लोग भी, प्यार करने वाले भी लोग हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो कलेजा साड़ के चले जाते हैं। तो उनको सीधा ब्लॉक कर देता हूँ, उनका कमेंट डिलीट कर देता हूँ, उन्हें ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि अब तो लोग जो हैं जो कुछ नहीं कर रहा वो ये करता है। तो आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं ना, आपने अपने आप को उसके स्टैंडर्ड पे गिराना ही क्यों है? क्यों आपने उधर जाना है? ट्रोल्स का मैं ज्यादातर मैं इंस्टाग्राम के इतने कमेंट्स अपने देखती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ तस्वीर लगा ली, वीडियो लगा ली, अब छोड़ दिया। मतलब मेरा बहुत सारे लोग आके कहते हैं वो तुमने उसकी स्टोरी पे ये देखा। मैं कहा हाँ क्या हुआ, क्या बताओ। मैं देखती ही नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आई जस्ट ट्राई टू सी एग्जैक्टली। मेरे हस्बैंड मुझे रील्स भेज रहे होते हैं, मैं वो देख रही होती हूँ, दोस्त रील्स भेज, मैं वो देख रही होती हूँ, लेकिन मैं ना किसी की उसमें इतना घुसती हूँ और ना खुद के भी मैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत टॉक्सिक है। मतलब बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट जो है ना, अब जो आप कर रहे होते हैं ना उस पर आपको क्रिटिसिज्म मिलनी होती है। तो आई एम लाइक मैं क्यों अपना इतना खून जलाऊं। तो मैं देखती नहीं हूँ। मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ मैं लगा के छोड़ दूं। अच्छा, जो लोग दिल के करीब होते हैं क्या उनसे हर बात शेयर की जा सकती है, या कुछ बातें इंसान को अपने तक भी रखनी चाहिए? मुझे लगता है वो बातें जिनसे वो जो आपके करीबी लोग हैं वो हर्ट हो सकते हैं, उनको अपने हद तक रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी हर बात की उल्टी कर दें सबके सामने। कुछ बात और जगह पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं माय बेस्ट फ्रेंड, अब नाउ माय किड्स आर आल्सो बिकमिंग माय बेस्ट फ्रेंड्स। इट्स आयरॉनिक, क्या प्यारा टाइम आ गया। कि अब वो उनके साथ भी मैं अपनी बातें शेयर करता हूँ। बट आई मोस्टली शेयर्ड ऑल माय थिंग्स विद माय वाइफ। तो बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें होती हैं कि वो बहरहाल मेरी बीवी भी है, तो जैसे बहुत सी चीज़ें जो शायद वो मुझसे शेयर करे तो मैं उसको उस तरह ना रिसीव कर सकूं या रिस्पॉन्स वैसा ना दे सकूं। तो आई थिंक कुछ बातें होती हैं, आपको वक्त के साथ ठहराव लेके आना चाहिए अपनी पर्सनालिटी में कि ठीक है। उसको हमना को मुझसे बहुत शिकायत है कि मैं उसको इंडस्ट्री गॉसिप नहीं देता, तो मैं उसको यही कहता हूँ कि यार मैं खुद नहीं कर रहा होता, और अगर कहीं हो भी रही हो तो ज़रा सी पार्टिसिपेशन दे के मैं साइड पे हो जाता हूँ कि बस ठीक है, मैं बोलूँगा तो ज़्यादा बोल दूँगा। तो फिर वो मुझे गॉसिप देती है इंडस्ट्री कि वो वहाँ ये हो रहा है, फलाना ये कर रहा है, अच्छा। फलानी यूँ कर रही है। तो ग्रेट। वो सोशल मीडिया पे बड़ा इंटरेस्ट होता है। मेरे हस्बैंड को तो खैर बिल्कुल नहीं है, लेकिन अम्माओं को उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है। आपके हस्बैंड आपको पॉलिटिकल गॉसिप देते होंगे ना? हाँ भाई। मेरी बीवी क्योंकि प्रोड्यूसर भी रही है, मुझे लगता नहीं देते। जी जी, शी हैज दिस बैकग्राउंड। वो हम टीवी में, और मैं चैनल्स के नाम ले सकता हूँ? हाँ ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ हम टीवी में और A+ ATV में शी वाज अ प्रोड्यूसर, और वो अच्छे लेवल पे प्रोड्यूसर थी। क्या बात तो उसने तो अपना करियर, शी गेव अप हर करियर फॉर द किड्स। तो बट वो उसको इसीलिए शी हैज अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। क्योंकि आपको लगता है समाउ करने की जो चीज आप मिस कर रहे हैं ना, तो चलो इसके थ्रू शायद आपको पता चले कि अच्छा अब क्या चल रहा है। मेरे तो घर वालों का तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको भी इंटरेस्ट होता है कि अच्छा क्या चल रहा है। मैं भी नहीं बताती, बिकॉज़ मैं कहती हूँ इनको, मैं बेचारों को इतने सीधे लोग हैं, मैं उनको क्या ही बताऊं। अच्छा, और हमें ये भी नहीं पता होता ना कि सच्ची झूठी बात क्या ही बताऊं। मैं कहती हूँ जी हाँ ये ऐसा ही है बिल्कुल। नहीं, और सच्ची झूठी बात भी नहीं पता होती ना कि किसी जगह गए, किसी ने कुछ बोल दिया, पता भी नहीं। अब बिकॉज़ आपने भी हर चीज आपने कौन सी अपनी आंखों से देखी होती है, तो आपने कहा पता नहीं कितना इसमें सच है कितना वो है, मैं अब जाके लोगों को बताऊं तो दिल पकड़ के बैठ जाएंगे हमारे बेचारे। हमारे उनकी तो जनरेशन बिल्कुल ही वो है ना, उनको तो हमने हमारी जनरेशन तो जो हमारे अम्मा की जनरेशन यूट्यूब पे भी कुछ देख रहे हैं तो वो यकीन कर लेते हैं उसमें ना, तो ये भी मसला ना। अंडरटेकर मुसलमान हो गया। छोटी सी ब्रेक के बाद
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब वंशा पाशा और अली बास हमारे साथ शो में मौजूद हैं और अब क्योंकि हम अपने शो के मेरे ख्याल से आखिरी सेगमेंट की तरफ आ गए हैं तो आखिरी तो इसमें हमारा बोर्ड गेम हो गया जनाब। बातें तुम्हारी माशाल्लाह से इतनी हुई कि अभी लगता है हम और भी काफ़ी बातें कर सकते हैं बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह सबके अपनी ओपिनियंस भी हैं। अच्छा ये ना बोर्ड में जनाब है तस्वीरें, आप बोर्ड उठाएंगे, खुद नहीं आपने देखनी, अब ये आपने उठाएंगी, ठीक है। आपने इनको बोर्ड दिखाना है, इसमें एक सेलिब्रिटी की पिक्चर है और आपने इनको तीन हिंट दिखाना है, एक दूसरे को दिखाएंगे, फिर आपने इनको हिंट देने हैं 3, ठीक है। और आपने मतलब बोल के आपने हिंट बताने कि ये कौन सेलिब्रिटी है और फिर आपको गेस करना है, ठीक है। आसान तरीन गेम, ठीक है। एक एक करके पहले आप एक एक करके बोर्ड उठाइए जी, आपने खुद नहीं देखना, इनको दिखाना है जी, ऐसे रखिएगा। अच्छा अब मैं हिंट्स दूं? आपने हिंट्स दें इनके बारे में। हाँ अच्छा इनकी फैमिली में एक इनकी बड़ी बहन है जो बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस है। सबूर? नहीं, काफी बड़ी है, मतलब काफी बड़ी से मुराद ये कि उष्णा। क्या बात है, अच्छा जबरदस्त हिंट दिया, अच्छा हिंट दिया भी जी। नई है, नए स्टार्स में से हैं, ठीक है। और काफी पसंद किया जाता है इनको। और ये तो बड़ी जेनेरिक हिंट्स है, मतलब सॉरी नए में नाम ही कम है ना। हाँ नए में नाम, शी इज वेरी यंग। हाँ ए से नाम है ना, सही बोल रही हूँ? ए से नाम है, ए से नाम है, नहीं है। हाँ और इनका एक ड्रामा बड़ा फेमस हुआ था, क्या नाम अब चाइल्ड मैरिज को लेकर था, मायरी आसिफ, यही है ना? यस बिल्कुल, हाँ गुड अटेम्प्ट। हाँ जी नेक्स्ट। मेरा कजन है, आपने इसके साथ काम किया है। आपका कजन कौन है? लो अच्छा। एक तो हमने भी किसी को कुछ भी नहीं बताया हुआ ना, बताया ही नहीं। हाँ। कभी कि कजन है, अच्छा उसने बताया होगा। अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो इनके बारे में बात हुई थी, इन्होंने बताया था कुछ। मैं सदके जाऊं नहीं मैं अपने वर्ल्ड के बारे में बता रही थी। नहीं अच्छे उसमें बात हुई थी, मतलब टॉल है, आज गाते भी हैं। अहमद अली भट्ट? नहीं आजकल कजन भाई, आजकल इनका बड़ा इनका गाना भी अच्छा आया हुआ एक आया हुआ। हाँ ये तूने बताया नहीं, आया है, आपको नहीं पता इनका गाना? नहीं वही तो कह रहा हूँ मैं कि हम इतने वो हो रही है ये हमने। अच्छा कुछ और कोई आगा तुम्हारा कजन है? लो मेरी फुप्पी का बेटा है, मुझे तो पता ही नहीं था। सगी फुप्पी का ना उसी ने बताया ना मैं तो हम नहीं बताते, हम शर्माते हैं। आपने अभी इनका नाम लिया था और कहा था कि सुपरस्टार हैं और इनका कोई नेपोटिज्म से ताल्लुक नहीं है। बिलाल अब्बास। ये तो बड़ा ही आपने बड़ा इजी। अच्छा जो वहाँ हो गया ना उसको छोड़ दें उससे निकल के जी इनको बताएं। फैमिली से, इनकी फैमिली पूरी इंडस्ट्री की है और इनकी इसी फैमिली में खातून है, खातून। यस मैं देखो बहुत जल्दी गेस कर रही हूँ। हाँ। मैं हिंट्स बहुत अच्छे दे रहा हूँ आपको। नहीं मैंने भी हिंट्स अच्छे दिए आई थिंक। ये इनकी सबसे पहले फिल्म आई थी इमरान के साथ, एहतशामुद्दीन ने डायरेक्ट की थी, जिनमें इन्होंने रायशी रोड एक तो ना ये दोनों बस अपने नाम नहीं बता रहे, ये मेरा कजन है, ये इनकी फिल्म आई है, तो और हिंट देना कि एक्ट्रेस इनकी और प्रोजेक्ट्स के थ्रू। लेकिन प्रोजेक्ट भी बता दिया नहीं, लेकिन गेस कर रहे हैं हम, देखिए चले ठीक है। अच्छा ये आजकल एक बहुत अच्छा शो होस्ट कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, इंफोटेनमेंट शो, एंटरटेनमेंट का शो। हाँ अच्छा और इंफोटेनमेंट का शो कौन कर रहा है आजकल? बहुत अच्छे चैनल पे बड़ा अच्छा होस्ट कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट का शो है इनका, इंफोटेनमेंट का है। एंटरटेनमेंट, हाँ मतलब जिस तरह का इमरान मजाक, कहता जिस तरह का मजाक। इंफोटेनमेंट कहाँ हो गया? तो जिस तरह का मजाक क्या है वो? एंटरटेनमेंट क्या कॉमेडी शो है? इट्स अ कॉमेडी शो, प्योर एंटरटेनमेंट आपने शो। बहुत बुरा जो है ना बुरा हिंट दिया था। अच्छा अभी शादी का माहौल है और इन्होंने भी डांस की है शादी पे, नहीं डांस की है शादी पे, जो इनकी सिस्टर इन लॉ की शादी है उस पे इन्होंने डांस भी किया। ये बात रुक जाए, अच्छा हिंट है ये बताएं सिस्टर इतना कमाल सिंगर है, कमाल सिंगर है, मैं क्या रेलेवेंट अभी जो हुआ है उसमें। अच्छा यार तो मैं इतना बुरा हूँ इन मामलात में। अच्छा इन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ की शादी पे डांस भी किया है और अभी अच्छा वो मावरा, हाँ तो भाई ब्रदर इन लॉ कौन है? फरहान। हाँ। अच्छा
इतना इजी, इतना रेलेवेंट। भाई पहले बता दे मेल फीमेल, ये चलो, फीमेल। अरे यार ये मुश्किल है। मैं कर लूंगी गैस, बता दे। ये जो है अच्छी एक्ट्रेस हैं और इनके ड्रामे बड़े अच्छे होते हैं। वाओ, इनका डाइट प्लान बहुत हिट। हाँ, इनका डाइट प्लान बहुत मुश्किल तरीन डाइट प्लान। अंडा डाइट, एग डाइट। वेट लूज बहुत किया है ओवर टाइम। हाँ, बहुत वेट लूज किया है। मतलब बहुत से मुराद बहुत नहीं, मैसिव नहीं कह सकते, रूसा टाइप नहीं। हाँ, रूसा नहीं है इसका। हाँ, रूसा टाइप इसलिए नहीं। हरीम नहीं। मुश्किल डाइट प्लान किसका? हाँ, और मुश्किल तरीन डाइट प्लान हमारे एज ग्रुप की है, हमसे हमारी एज ग्रुप की है। अभी इनकी कंट्रोवर्सी भी वो आई थी किडनैपिंग वाली। हाँ, ओ अच्छा समझ गई। दिस इज क्या नाम है? निम्रा। हाँ, Yes. बिल्कुल। एकदम से मेरे जहन में ऐसे ये बड़ा मुश्किल है। ये तो लेजेंड है। अच्छा। और कैसे डिस्क्राइब करूं मैं इनको? पाकिस्तान की थिएटर में भी अब तो हाँ, he does not do theater बहुत ज्यादा anymore। इनका नाम शुमार है। हाँ, लेकिन आपके वालिद best- साहब की जो है ना, सोहेल साहब। नहीं, यस बिल्कुल। क्या बोला आपने? सोहेल साहब, हाँ, सॉरी, मुझे लगा आपने कहा शुएब साहब। नहीं, सोहेल अहमद साहब भी सोहेल क्या अहमद बात है इनकी। और वाकई एक बड़ा अच्छा जब टाइम जिसकी आप बात करते हैं ना कि बचपन में हाँ। थिएटर, वो एक अच्छा लाहौर में टाइम भी होता है जब अच्छे थिएटर के प्लेज होते थे, तो वहाँ लोग फैमिलीज के साथ Legend है, जाके legend। देखा भी करती थी। अच्छा मुझे बताएं, वैसे आजकल मशहूर होने के लिए वायरल होना कितना इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिहाज से तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। आई थिंक योर वर्क शुड स्पीक फॉर योरसेल्फ। और जब आप में टैलेंट नहीं होगा ना, तो फिर आप वायरल होने वाली की तरफ जाएंगे, बात की तरफ। मुझे अफसोस सिर्फ ये होता है कि ये बीमारी बहुत से ऐसे लोगों को भी हो गई है जो एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं, सुपरस्टार्स हैं, जिनको वायरल होने की ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक वायरल होने का ना बहुत बड़ा नुकसान पता क्या हुआ है? काम की तरफ से रुझान खत्म हो गया। जो पहले हम सारे मिलकर वर्किंग करते थे अपने कैरेक्टर्स के ऊपर, अब वो ख़त्म हो गया है। और फिर दूसरा ये कि ये एक बीमारी की तरह चिपक गया है सबको। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद यू बीइंग अ स्टार और नॉट अ स्टार। आई थिंक ये अब रेलेवेंट रहने का एक ईजीएस्ट तरीन तरीका हो गया कि हर बंदा जो है वो अपना एक यूट्यूब चैनल बना के बैठ गया, उस पर वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है या कर देता है जो वायरल करवा दिया जाता है या हो जाता है। बट मुझे लगता है कि ये हमारी फील्ड के लिए, जनरेशन टू कम के लिए बड़ा ही मुश्किल और बुरा एक ट्रेंड है जो नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे काम की नौयत भी चेंज हो गई है। तो आई थिंक दैट पर्सनली मुझे लगता है कि ज़रूरी ना हो या ना हो, पर मुझे लगता है ब्रांड्स वगैरह और बहुत सारे जो ऑनलाइन जो है, क्योंकि अब डिजिटल के दौर में आ गए हम, तो बहुत सारी हमारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, एड्स भी बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गई हैं। उनके लिए बड़ा ज़रूरी हो गया ये कि ये कोई ऐसा इंसान हो जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, या जिसकी कोई चीज़ अभी, जिसका एक कोई चीज़ फोकस में आई हुई हो, तो उसको वो फिर ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज वो उनको अभी चीज़ निकालनी होती है। एड्स भी अब कितना अरसा चलती हैं, 3 महीने, सीजनल होता है। हर चीज़ हमारी एक्चुअली सीजनल हो गई है। तो उस वजह से बिकॉज वी हैव सो मच कंटेंट, तो देन इफ़ यू हैव बिकम वायरल, और अगर आपकी कोई चीज़ अभी फोकस में आ गई है, बेशक वो आपका काम हो या कोई और आपकी पर्सनल चीज़ हो, तो वो हेल्प करती है आपके करियर में। क्योंकि इसका मतलब है सोशल मीडिया पे एक्टिव होना आजकल इम्पोर्टेंट भी है सेलिब्रिटीज के लिए। हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। देखिए हाँ। काम की तो हमेशा एक अपनी इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि अगर आपकी कोई चीज़ अच्छी चली जाती है आपके काम में, तो नथिंग लाइक इट कि आपके कोई ड्रामा हिट हो गया, वो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसका इम्पैक्ट बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। बट इन द शॉर्ट रन आई थिंक इफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू या ये, तो वो आपको विद इन दैट टाइम पीरियड बड़ा हेल्प करता है कि आपको ये कैंपेन मिल गई, आपको ये यू नो क्लोथिंग लाइन का कुछ मिल गया, तो वो शॉर्ट टर्म में बड़ा अच्छा उसका एक इम्पैक्ट रहता है। आपको क्या लगता है? तो सोशल मीडिया पे बताया एक्टिव होना नहीं, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना आप कितना ज्यादा जरूरी है? मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है ऑनेस्टली। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे ये लगता है कि जितने भी आपके बड़े स्टार्स हैं इस वक्त भी मुल्क वो के, इतने नहीं है। हाँ। वो सोशल मीडिया पे एक्टिव लॉन्ग नहीं है। लास्टिंग हो गए ना। हाँ, और अच्छा नहीं, लेकिन वही बात है ना कि इट टुक 10 years
वहाज को हिट होने के लिए। बिल्कुल। बट वो सोशल मीडिया पे वो वाली उसकी ना वो वायरल है ना वो एक्टिव है। सिमिलरली फवाद खान को देख लें आप, या फॉर दैट मैटर आप फहद मुस्तफ़ा को देख लें। मैं नहीं देखता कि वो हर दूसरे दिन कोई पोस्ट लगा रहे हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और क्या खा रहा हूँ। और फिर I think there should be a certain level of mystery around your superstar. जो हुआ करती थी एक टाइम पे फिल्म स्टार्स की। ये जो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ की हर एंगल को शेयर करना, मुझे लगता है कि इट्स वही बात है। शॉर्ट टर्म में आई एग्री, वो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ठीक है, बट वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही फिर आप रहेंगे। अच्छा, अवार्ड शोज के बारे में बताएं। आप लोग अवार्ड शोज में जाते हैं, आपको लगता है जो अवार्ड शोज जो हो रहे हैं वो जस्ट हैं, सही हैं वो? देखिए, मुझे लगता है दुनिया भर में लॉबिंग तो होती है ऑब्वियसली, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान। एवरी अवार्ड शो, वो हमें लगता नहीं है, अब लेवल्स ऑफ फेयरनेस होती है, बट ये कि ऑब्वियसली लॉबिंग होती है और वो यहाँ पे भी होती है, जो कि इन द सेंस के हर चैनल का कोई फेवरेट होता है। इट्स डजंट नेसेसरली मीन कि बहुत सारे हमारे ऐसे होते हैं कि उसमें तो आपके पूरे ड्रामे भी नहीं होते हैं, यू नो। फिर जो हमारे होते हैं, जो ब्रांडेड शोज होते हैं या किसी कॉर्पोरेशन के पीछे होती है, तो उनका होता है कि अच्छा इस बंदे ने हमारे ये वाला ऐड किया है, तो इसको ज्यादा फोकस में लेके आना है, तो इसकी अगर कोई चीज आई है तो देन आपका फिर बेसिस ही चेंज हो गया ना। अगर आपका बेसिस ये है तो then obviously they're not so, but I think that it's very good in terms of the fact that I've gone to a lot of award shows, I've hosted and I've always enjoyed, because मैंने कभी उनको इतना सीरियस नहीं लिया। जब मैं कभी नॉमिनेट भी हुई हूँ, मैंने तब भी सीरियस नहीं लिया, और जब अगर मैं जीती तो मैंने तब भी सीरियस नहीं लिया। आप बताएं। I think it's I agree with Mancha to a certain level के अवार्ड शोज होने चाहिए, और पूरी दुनिया में ऑस्कर्स भी जो होते हैं वो हमेशा क्रिटिसाइज होते हैं कि यार इसको लियोनार्डो डिकैप्रियो के ऊपर बहुत चलती रही। नहीं, इस दफा अभी जिन फिल्म को बहुत नॉमिनेट किया है, 16 नॉमिनेशंस, उस पे बड़ी क्रिटिसिज्म। बट फॉर मी एन अवार्ड शो इज अ सोशल गैदरिंग जहाँ पे सब इकट्ठे हो रहे हैं, और अगर 50 इकट्ठे हो रहे हैं उसमें 10 को वो दे देंगे कुछ। बट वो आई थिंक मोर देन it's nothing more than a social gathering कि अच्छा यार सारे आ जाओ, एंजॉय करो, and that's all about it। मैं नहीं जाता हूँ अवार्ड शोज में। Everybody looks nice, wears the nicest clothes। मैं नहीं जाता हूँ अवार्ड शोज में unless or until मेरी कोई पार्टिसिपेशन ना हो, but that's me। वो जरूरी नहीं कि वो सही हो, वो जस्ट हो। बाकी जहाँ तक उसका आई थिंक वो जो आवाम आपके साथ है, दैट्स द बिगेस्ट अवार्ड। बाकी कई लोगों को अवार्ड मिला होता है, पढ़ा होता है, भूल जाते हैं। मुझे भी मिला हुआ एक दो, पढ़े हुए हैं, मुझे भूल भी गया कहाँ रखे हैं मैंने। इट्स ओके। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी जैसे इनकी बेगम को सुबह समझा के भेजा था कि प्लीज़ कोई ऐसी सीरियस बात ना करना, तो आपके यहाँ थोड़ा सा मामला मुझे उलट लगता है, क्योंकि जिब्रान भाई इज़ वेरी दबंग, और उनको जो सही लगता है वो फिर बोलते हैं, बड़ा और दबंग के दौर बोलते हैं। हाँ, तो आपको फिर कभी कभी आप कंसर्न होती हैं, आप उनको मना करती हैं कि जिब्रान नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई मेरे शोहर को अगर मैंने कह दिया कि ये चीज़ मत कहें या ये चीज़ मत बोलें, तो वो फिर शोर शॉर्ट है कि वो तो होगा ही। तो मैं अपने ओपिनियंस अपने तक ही रखती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि उनको अगर फील हुआ कि ये चीज़ नहीं कहनी, तो उनको लगता है अच्छा चलो इसका मतलब इस चीज़ में कोई खास बात है कि ये चीज़ नहीं कहनी। कितने सुबह उनके सदके बार उतार के उनको भेजती है, ये बताएं मुझे, क्योंकि आप बाकी उनको समझा तो सकते नहीं, तो सुबह उनके कितने सदके निकाल के जाते कि खैर खैरियत से वापस आए घर। भाई देखिए, अब वो तो अब बड़े महाजों पे, क्योंकि हमारा भाई फाइट कर रहा होता है, वो अब अल्लाह पे हमें इतना यकीन है कि हम जो है हर दिन ऐसे खौफ से नहीं गुजारते, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी तो बड़ी नॉर्मल सी होती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका वैसे अपना भी काम है वकालत का। तो बट आई जस्ट मेरा बड़ा अच्छा है कि आई डोंट थिंक दैट मच। मुझे बताएं, अगर आपका मियाँ वकील हो तो क्या आप उनसे आर्गुमेंट्स में जीत सकते हैं? मैं अपने मियाँ से आर्गुमेंट में जीत जाती हूँ। क्या बात है, I can do it। फिर वो मोहब्बत में हारते हैं। नहीं, एक उनके साथ भी बदला कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि आप, बट उसमें फिर आप में उतना बहुत दफा होता है यार अब कौन बहस करे, ये वाली होती है। बट अगर मेरा होता है कि मैं ठान लिया कि ये वाली बात तो मैंने अपनी सुनवा, अब मैंने बोलना है, तो फिर मुझे भी कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी भी 3 बड़ी बहनें थी, तो अगर मैं उनके साथ लड़ लिया तो मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ। क्या जबरदस्त ट्रेनिंग। अच्छा, जिंदगी को अगर आप लोग डिफाइन करना चाहें तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे फॉर यू? जिंदगी इज लिविंग इन द मोमेंट फॉर मी। मुझे, मैं पास्ट में क्या गलत हो गया, क्या सही हो गया, उससे सीख लेता हूँ कि रिपीट ना करूँ, लेकिन इंसान है, रिपीट तो होती हैं आपकी मिस्टेक्स भी। बट लिविंग इन द मोमेंट इज लाइफ फॉर मी। मुझे लगता है कि कल क्या होने वाला है और कल क्या हो गया है, इससे आप अपने दिमाग को आज़ाद करते हैं। लिव इन द मोमेंट, एंजॉय करें अपने अराउंड, अपनी सक्सेस को, अपनी फैमिली को, इवन अपने फेलियर्स को।
क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा टीचर आपका फेलियर है। तो उसी से आप सीखेंगे। उसको मुझे अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे लिए कोई रिग्रेट्स, तो मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। जो होता है, आई एम द पर्सन जो उन सारे चीज़ों का रिजल्ट है। तो अगर मैं अपने आप से आज सेटिस्फाइड हूँ और मैं अपनी गलतियों को मेंड करना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैं ठीक हूँ। मैं सही। आप अपनी जिंदगी को जब तक इसको कैसे डिफाइन करेंगी? भैया आई थिंक अगेन ज़िंदगी जो है उसके एक फेजेस होते हैं आपकी ज़िंदगी के, बट जो आई थिंक अभी लेटली जो मैं ज़्यादातर सोचती हूँ, तो मुझे लगता है ऑफ कोर्स लाइफ इज़ अ जर्नी, बट आई थिंक मेरा बड़ा आजकल तो बहुत ही ज़्यादा फोकस होता है ग्रैटिट्यूड पे, कि आई फील लाइक कि हमें नहीं पता एक्चुअली, हम पिछले जो हमने 1-2 साल देखे हैं फ़लस्तीन में और भी दुनिया की बहुत सारी जगहों में, तो मुझे बड़ा वो होता है, आई फील वेरी ग्रेटफुल टू बी अलाइव। आई फील वेरी कि मैं नहीं पता एक्चुअली, और ये एक हमारे मतलब अल्लाह ताला का एक रहम है हम पे कि हम जो है जो भी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उसमें यही है कि ट्राई टू बी हैप्पी। तो मेरा फोकस यही होता है कि अगर मेरे को नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं, तो आई एम लाइक यार इट्स ओके, इट्स लाइक अगर ये नहीं हो रहा है, इट्स ओके, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच मंजन, थैंक यू सो मच। हमारे शो का टाइम यूं गुजरा मुझे पता भी नहीं चला। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।